Then another station was of submental artery island flap. पेशेंट बिल्कुल इसी तरह से पिक्चर थी, इसके अंदर इसी तरह से मेंशन था। उस पेशेंट को जो है वो इंट्राऑपरेटिव पिक्चर थी सबमेंटल आर्टरी आइलैंड फ्लैप की। और द एग्जामिनर आस्क्ड मी कि जी डॉक्टर साहब व्हाट टाइप ऑफ फ्लैप, इनफैक्ट आई थिंक ही डिडंट मेंशन द फ्लैप एज वेल। उन्होंने मुझसे पूछा कि जी डॉक्टर साहब ये क्या है। So I told him that this is a submental artery island flap, and he asked me about देखिए फ्लैप के बेटा अगेन फ्लैप जितने भी हैं सब फ्लैप्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ टिप कि जिस तरह अप्रोचेस हैं, सर्जिकल अप्रोचेस है कंडाइल की या आपकी किसी भी एरिया की, ठीक है, टीएमजे की, कंडाइल की अप्रोचेस हैं या आपके परोटिड की अप्रोचेस हैं या फिर आप किसी तरह से फ्लैप्स हैं, सब कुछ बेटा उसके अंदर आप नहीं याद कर सकते। सारी अप्रोचेज़ आप याद नहीं कर सकते। जिस तरह से आपकी ये लोअर आईलिड एंड ट्रांसकंजक्टिवल एरिया, इनमें से नाम सबके आने चाहिए, एक की आपको हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पैरोटिड का मॉडिफाइड ब्लेयर याद किया हुआ है, कंडाइल के लिए आपने जो प्री ऑरिकुलर याद किया हुआ है, तो फिर उसकी आपको एक-एक लेयर, एक-एक चीज़, एक-एक आर्टरी, नर्व जो आ रही है और आप कैसे-कैसे जा रहे हो, एक-एक स्टेप आपको आना चाहिए। उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए, प्री ऑपरेटिवली क्या करना है, इंट्रा ऑपरेटिवली क्या करना है, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है, वो सब पता होना चाहिए। इसी तरह से फ्लैप्स के अंदर बेसिकली जितने भी फ्लैप्स हैं, आपको सारे फ्लैप्स में से कम 1 फ्लैप आपको आना चाहिए, 1 ग्राफ्ट आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। इसी तरह से मैंने सॉफ्ट टूश ग्राफ्ट के लिए इलियक क्रस्ट ग्राफ्ट मैंने बहुत अच्छा याद किया हुआ था। उसकी मुझे इंटीरियर इलियक क्रस्ट का बेसिकली उसकी मुझे उसकी सारे स्टेप्स आते थे, उसके सारे मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगी इंशाल्लाह ताला, नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। एक-एक उसकी लेयर मुझे पता थी, उसकी मार्किंग्स पता थी, ईच एंड एवरीथिंग आई नो अबाउट इट। कितनी उसके अंदर कॉर्टिकल मिलती है, अगर हम उठाना चाहें कितनी कैंसलस मिलती है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? कितना वो आप उसमें से वो उठा सकते हैं, ग्राफ्ट उठा सकते हैं, कितनी बड़ी जो क्या कहते हैं डिफेक्ट है उसको वो कवर करता है, एंड सो। इसी तरह से फ्लैप के अंदर सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप के अंदर रेडियल फ्री फोरआर्म फ्लैप उसको मैंने बहुत अच्छा याद किया हुआ था। उसके अलावा मैंने एएलटी, रेक्टस, एब्डोमिन कुछ याद नहीं किया हुआ था, जस्ट आई न्यू द नेम और मैंने वो बोले भी नहीं, क्योंकि फिर मैं वही आपसे बात कह रही हूँ कि जब आप कुछ बोलेंगे तो आप फँसेंगे। जब आप बोलेंगे नहीं तो आपको एग्ज़ामिनर भी वहाँ नहीं लेके जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर रेडियल फ्री फोरआर्म फ्लैप देना है और कहाँ पर नहीं देना, ठीक है? तो देन कंपोजिट के लिए जो है वो फ्री फिबुला। इसी तरह से मैंने आपको बताया लोकल के अंदर सबमेंटल आर्टरी आइलैंड फ्लैप बहुत ज़्यादा कराची में हो रहा था, अभी भी बहुत हो रहा है। सो मैंने इसको बहुत अच्छा तरह से किया हुआ था अलोंग विद दैट सुप्राक्लेविकुलर, थोड़ा बहुत पेक मेजर बहुत अच्छा किया हुआ था बिकॉज़ पेक मेजर और डीपी मेयो के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सो एक-एक फ्लैप जो है वो आपको रीजनल में से क्या कहते हैं इसके सॉफ्ट टिश्यू में से, कंपोजिट में से एक-एक आपको फ्लैप लाज़मी आना चाहिए। सारा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप सारा कुछ याद कर सकते हैं। हाँ, फ्लैप्स के अंदर से जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो उसकी मार्किंग्स हैं, उसका प्रोसीजर, ठीक है? उसके साथ-साथ उसकी प्री ऑपरेटिव क्या कंसिडरेशंस हैं, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर उसके अलावा जो है आपने हाँ अगेन कि वो कहाँ-कहाँ तक आप उसको फ़ीज़िबली उसको लेके जा सकते हैं। एंड उसकी क्या मॉडिफ़िकेशंस हैं, जैसे सुपराचार्ज कर सकते हैं या उसको हम लेके डबल उसमें लेके डीएप्थलाइज़ कर सकते हैं एंड सो, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें फ्लैप की एक-एक फ्लैप कीजिए हर उसमें से सब टॉपिक्स में से, लेकिन उसको थॉरो कीजिए। सो द स्टेशन वाज़ ऑफ सबमेंटल आर्टरी आइलैंड फ्लैप, उसकी मार्किंग्स उन्होंने मुझसे पूछी, उनकी इंडिकेशंस पूछी, उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछी, पेडिकल पूछा, प्रोसीजर पूछा और मसल्स कौन से इसके अंदर आते हैं, आपको आर्टरी पता होनी चाहिए, आपको वेन पता होनी चाहिए, मसल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? सो 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने मुझसे यही पूछा। ओके, या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस भी पता चली। ओके, द नेक्स्ट स्टेशन वाज़ ऑफ बेसल इम्प्लांट्स। देन अगेन बेसल इम्प्लांट का सिर्फ मुझे नाम आता था एंड आई डिडन्ट नो मच अबाउट इट।
So the examiner asked me कि ये डॉक्टर साहबा क्या है? So I told him that these are the bicortical basal implants, and then he asked me कि जी इसकी क्या indications है, contraindications है? So I didn't know it. So I told him that sir, मुझे I didn't know much about the basal implants, but contraindications of any implant would be, जो कि मैंने अभी आगे शायद नोट्स में भी दिया हुआ है, प्रसाद के नाम से मैंने इसको याद किया हुआ था, PRSAD, that is perio problem, R is radiations, preoperative radiations. S is any surgery, A is allergic or on anticoagulants, and D is taking any type of the drug, bisphosphonates, etc. And again, these are the relative contraindications. So I told him that these are the contraindications, and indications I probably don't know. Then he asked, okay, if the patient came to you with this type of the dentition, so what would be your treatment plan? So I told him all the treatment plan, because that patient was edentulous. इसके अंदर आपको थोड़े से दांत नजर आ रहे हैं. This radiograph is a partially edentulous patient, पर जो हमें दिखाया गया था that was completely edentulous. तो उसके अंदर मैंने उन्हें बताया, दो जो सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इसमें लास्किन में बहुत अच्छे. आई टोल्ड हिम ऑल दैट. नीचे भी मैंने आपको सारे मेंशन किए हुए हैं. दैट इज़ कि आप अपर में जो है अपर लोअर आप रिमूवेबल कंप्लीट प्रोस्थेसिस दे सकते हैं, कंप्लीट डेंचर दे सकते हैं. अपर के अंदर रिमूवेबल, लोअर के अंदर हाइब्रिड दे सकते हैं. फिर एंड सो जो भी है, ऑल 4 का भी मैंने उन्हें बताया, ऑल ऑन 6 का भी बताया, एंड जो भी वो कंप्लीट फिक्स्ड प्रोस्थेसिस भी दे सकते हैं. जो भी वो आपके लास्किन के अंदर या हमारे जो इसके अंदर आपको सबको पता है. टक्कर के अंदर जो आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस, वो मैंने उन्हें बताया. देन ही सेड आस्क्ड, जो क्वेश्चन उन्होंने उनसे पूछा वो दैट वाज, जैसे आपको ये बेसल इम्प्लांट के साथ थोड़े से कन्वेंशनल इम्प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो इसी तरह से उसमें भी यही था. और इसमें तो आपको जैसे ऊपर कुछ पार्शियल टीथ नज़र आ रहे हैं, पार्शली सॉरी ये पेशेंट डेंचलेस है, कुछ दांत नज़र आ रहे हैं, दैट वाज कंप्लीटली डेंचलेस, डेंचलेस पेशेंट. तो उसके अंदर भी इसी तरह से कुछ और इम्प्लांट्स भी लगे हुए थे. सो ही आस्क्ड मी दैट व्हाट्स दिस, कि ये इन्होंने एक्स्ट्रा इम्प्लांट्स क्यों लगाए हुए हैं. सो आई टोल्ड हिम दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ओवर इंजीनियरिंग. इसका कंसेप्ट मुझे पता था, सो मैंने उनको वो बताया. फिर मैंने वही बात की है कि इट डिपेंड्स कि आप अपना वाइवा खुद कैसे लेके चलते हैं. सो मैंने उन्हें बताया कि दिस इज़ एन ओवर इंजीनियरिंग, और फिर मैंने उसकी इंडिकेशंस उनको बताई कि वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, एंड सो. सो दिस इज़ ऑल 5 मिनट्स, जो 5 मिनट्स में उन्होंने मुझसे पूछा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई पास दैट एज़ वेल. सो देखिए, मैंने आपको सारी नीचे इसके बेसल इम्प्लांट की सारी जो हैं वो इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन जो कि इसमें हैं, ये सारी मैंने आपको उसकी बताई हुई हैं. यू कैन रीड इट. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपैरिजन ऑफ बेसल इम्प्लांट विद द कन्वेंशनल इम्प्लांट, all that. Okay. The next station was of a pre-auricular incision. इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह के आई हैव मेंशन हेयर, जिस तरह मैंने ये पिक्चर यहाँ पर लगाई हुई है, इसी तरह से बिल्कुल हमें एक जो है वो इंट्रा ऑपरेटिव इंसियन, इंट्रा ऑपरेटिव पिक्चर थी इंसियन की. सो ही आस्क्ड मी कि जी डॉक्टर साहब व्हाट्स दैट. सो आई told them that this is a clinically intraoperative picture of a patient with a preauricular incision approaching probably the temporomandibular joint area. So ma'am was there, and she said that this is not a preauricular incision, Dr. Saab. So because the tragus was ahead of the incision, so मेरे माइंड में एंड ऑरल इंसियन आई, and I told her that ma'am, it could be an oral, but I'm not sure about it, so I am not going to say it. So she said ke it's not an oral as well. So it is a modification of preauricular, but I didn't know that कि वो कौन सी थी. बाहर निकल के some people said that it's end oral, some people said it's a Blair and CN, but still now मैंने उसको सर्च करने की भी कोशिश की, but मुझे उस तरह की क्लिनिकल पिक्चर अभी तक नहीं मिली. So again, समटाइम्स यू डोंट नो कि व्हाट्स दैट, तो आप उसको, फिर मैं वही बात कहूँगी कि यू जस्ट अप्रोच द पेशेंट इन अ वे कि ऐसा ना लगे कि यू डोंट नो एनीथिंग. ठीक है. सो आई टोल्ड हर दैट दिस इज प्रोबेबली एन इंट्राऑपरेटिव इंसिजन टू, जिस तरह मैंने आपको बताया, टू अप्रोच द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एरिया, बिकॉज साथ इसके एक सीटी स्कैन भी लगा हुआ था जिसके अंदर जो है वो कंडालर एरिया का, कंडालर हाइपरप्लेजिया भी था पेशेंट को.
सो मैंने उनको ये कहा कि सॉर्ट ऑफ कंडालर देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंडालर ट्यूमर प्रोबेबली। सो मैंने उनको कहा कि दिस इज़ एनसीएन इंट्राऑपरेटिव जो कि टीएमजे एरिया को अप्रोच करने के लिए है। सो शी आस्क्ड मी कि अच्छा आप अगर ये पेशेंट करती तो आप कैसे करती? तो मैंने उनको प्री ऑरिकुलर एनसीएन पे ले गई। मैंने उनको सारी प्री ऑरिकुलर एनसीएन की सारी मार्किंग, सारे लेवल, सारे लेयर्स सब कुछ बताया, स्टेप सारे मैंने उनको बताए। फिर उन्होंने मुझसे सीटी स्कैन का पूछा, तो जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैंने इसी तरह शुरू किया कि दिस इज़ एन एक्सियल सीटी स्कैन ऑफ दिस पेशेंट, अ बोनी विंडो टेकन ऑन दिस एंड शोइंग अ हाइपर डेंस मास एट द एरिया ऑफ कंडालर एरिया with it's not actually distorting the TMJ anatomy, but it is इस तरह करके मैंने probably जो भी उस वक़्त मेरे माइंड में था वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने फिर मुझसे कंडाला हाइपरप्लेजिया के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए एंड दैट आल्सो हैव गिवन यू हियर दैट वाज़ प्रीटी नॉर्मल जो कि प्रीटी रेगुलरली आपके उसमें दिए में है वार्ड बूथ में एंड दैट्स इट। आपकी 5 मिनट की मेरा जो टॉक्स था दैट एंडेड ओवर हियर। सो नेक्स्ट स्टेशन इज़ वाज़ ऑफ ऑर्बिटल फ्रैक्चर और इसी तरह से एक एक्सियल सीटी स्कैन दिया हुआ था अलॉन्ग विद दैट कॉर्नर व्यू और उसके अंदर जो है वो ऑर्बिटल ब्लो आउट फ्रैक्चर जिस तरह इसमें आपको मैंने दिखाया बड़ा ही अच्छा उसके अंदर अप्रिशिएटेबली नज़र आ रहा था। देयर वाज अ सीनियर एग्जामिनर और प्रोबेबली बिकॉज मैंने जैसे आपको अपनी इंट्रोडक्टरी उसमें भी बताया था कि वो मेरे से ऑलरेडी 2-3 बार एग्ज़ाम क्वेश्चंस ले चुके थे। द फर्स्ट टाइम ही वाज टेकन जो स्टेशन मेरा था दैट वाज टीएमजे एनकाइलोसिस और वो भी उनके पास बहुत अच्छा गया था। द सेकंड टाइम उन्होंने मुझसे जो है वो पैन फेशियल का लिया था, वो भी बहुत अच्छा गया था उनके पास। थर्ड टाइम दिस वाज अ ऑर्बिटल फ्रैक्चर। सो ही वाज प्रोबेबली लाइक वेरी काइंड टू मी क्योंकि उनको लगा कि ये आई एम प्रोबेबली अगेन आई एम सेइंग कि कुछ एग्जामिनर्स को आप ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुके होते हो व्हेन यू आर अ रिपीटर। सो उन्होंने मुझसे ऑर्बिटल फ्रैक्चर के बारे में आइदर आई वुड फेल्ट के वो चीज़ें जो मैं पढ़ के गई थी या आइदर यू कैन से कि इससे ज़्यादा वो कोई पूछ मतलब इससे ज़्यादा वो क्या पूछते समथिंग लाइक दैट इनफैक्ट ओके। उन्होंने जो कुछ चीज़ें पूछी दैट वाज क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर की एंड देन ही आस्क्ड मी अबाउट द एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस आपके फ्रैक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऑर्बिटल के बारे में जो चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी कि आपकी सेफ डिसेक्शन जोन कौन सी है, क्या-क्या चीज़ें आपको लैटरली अगर आप उसको डिसेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी, कितने-कितने लेवल पे मिलेंगी, फ्लोर अगर आप कर रहे हो तो कौन से लेवल पे आपको क्या चीज़ मिलेगी, किस हद तक आप उसको फ्लोर को पीछे लेके जाते हैं। अगर हाइपर ग्लोबस है तो उसके अंदर या हाइपोग्लोबस है तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ मेंटेन करनी होती है, उसके लिए आप कौन सा व्यू कराते हैं बिकॉज सैजिटल व्यू उसके अंदर अवेलेबल उस वक्त नहीं लगा हुआ था। सो आई टोल्ड हिम कि उसमें सैजिटल व्यू कराते हैं आप उसकी एस शेप्ड आपकी जो फ्लोर है उसको देखने के लिए। देन ही आस्क्ड मी अबाउट कि कितनी हाँ प्रोफाइल ऑफ द प्लेटिंग जो आप लगाएंगे वो कितनी होनी चाहिए। तो जो आपकी आई की बेसिकली होती है दैट इज़ 0.5 टू 0.3 मिलीमीटर, जो आप इंट्रा ऑर्बिटल पे लगाते हैं दैट इज़ 0.5 मिलीमीटर थिक और जो मैश होती है वो आपकी 0.3 मिलीमीटर होती है। फिर उसके अलावा उन्होंने उसका रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस भी पूछे थे, वो भी मैंने उन्हें बताए थे, ऑटोजिनस भी और ये जो हैं आपके टाइटेनियम बेस्ड भी, रिज़ॉर्बेबल भी, नॉन रिज़ॉर्बेबल, वो सारे आपको जो हैं वो उन्होंने मुझसे पूछे थे एंड आई हैव टोल्ड हिम। 5 मिनट्स का ये भी था हमारा एंड इट्स जस्ट पास्ड इट लाइक दैट एंड इन द एंड ही सेड टू मी दैट you are capable of doing it, so best of luck for the next station. So another station is sort of like this जिसके अंदर ये तो थोड़ा सा मुझे एक्चुअली इस तरह की पिक्चर मिली नहीं बट द क्लिनिक दैट वाज अगेन अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट इंट्रा ओरल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ अ पेशेंट जिसके अंदर इसी तरह से एक्सोफिटिक सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ वाज देयर एंड दैट वाज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड इन्वॉल्विंग द एडजेसेंट एव्यूलस। Along with that, the tongue was probably involved because the scenario mentioned जो था उसके अंदर tongue movements भी जो थी वो उसकी वो थी affected थी, ठीक है, restricted थी। अच्छा,
और ओरल हाइजीन अगेन ओरल हाइजीन जो थी पेशेंट की वो दैट वाज़ वेरी पुअर। इसी तरह से बस इसके अंदर जो है क्लिनिकल सिनेरियो दिया हुआ था, अलोंग विद दैट ये इस तरह की क्लिनिकल पिक्चर दी हुई थी। सो आई रेड इट एंड देन द एग्जामिनर आस्क्ड मी कि जी what is your diagnosis, what have you seen? So I told him that this is an intraoperative picture. Again, I'm the way I'm told you before, the intraoperative clinical picture of a patient जो कि scenario में दिया हुआ था कि that was a female, I guess 40 to 50 years old female, and showing an exophytic growth extending 3 into 4 centimeter approximately, extending from the crossing the midline of the floor of the mouth, extending towards the alveolus and involving probably the tongue, because it is mentioned that the tongue movements are restricted and blah 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 blah. सिनेरियो के अंदर नोट्स भी इन्वॉल्व थी उसकी, बट मेट्स नहीं थे। दैट इज शोइंग दैट दिस सॉर्ट ऑफ स्टेज 3 पेशेंट। सो उनको मैंने बताया कि ये उन्होंने मुझसे उसकी अगेन फिर स्टेटिंग पूछी। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीसी में एससीसी के अंदर हमेशा यही होगा, हमेशा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि स्टेज क्या है फिर, ठीक है? और मैंने फिर अगेन आपको ये बता रही हूँ कि आपने एग्जामिनर को पूछने देना कि स्टेज क्या है। आपने खुद से नहीं बता देना कि हाँ जी, ये तो पूछना ही पूछना इन्होंने है, तो मैं अपने एक इंप्रेशन जमा दूँ और मैं पहले ही बता दूँ ये स्टेज है। नहीं, हमने उनको पूछने देना है आपसे। आपने अपनी क्लिनिकल मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब क्या नज़र आया या ये क्या है? क्योंकि पहला सवाल एग्ज़ामिनर का यही होता है। तो आपने उनको वो जो चीज़ लगी हुई है या पड़ी हुई है वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है। अगेन डायग्नोसिस पहली बात आपने नहीं देना जब तक कि हिस्टोपैथ अवेलेबल नहीं होगी। हिस्टोपैथ के बगैर आप पेट डायग्नोसिस नहीं दे सकते। अगर आप दे रहे हैं तो आप अपना बैड इंप्रेशन दे रहे हैं, कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रहे, ठीक है? एंड सेकेंडली हाँ, अगेन एग्जामिनर आस्क्ड मी, तो मैंने उनको डीडी ही बताई थी, मैंने उनको पेट डायग्नोसिस नहीं बताया था। और थर्डली जब वो पूछेंगे तो आपसे नेक्स्ट एससीसी में हमेशा सवाल आपका स्टेजिंग का होगा, लेकिन आपने स्टेज उनको पूछने देनी है, खुद नहीं बतानी, टाइम गेन करना है। और ये भी पता होना चाहिए कि मैं स्टेज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो नेक्स्ट आपसे यही पूछेंगे कि आपने इसको स्टेज किया है तो कैसे किया है, ठीक है? सो स्टेजिंग का, और अभी मैं आपको जो नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी टोक्स की, जो मैंने और टोक्स हैं उसके अंदर जो एक टोक्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेकंड टाइम में था, उसके अंदर एक जीसीएस का भी हमारा स्टेशन आया था, एक ब्लीडिंग डिस्क्रिएसिस का आया था। सो एक टिप इस यहाँ पर एक और जाते-जाते इस बात में ये लेते जाइए कि जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले भी अपनी इंट्रोडक्टरी उसमें बता चुकी हूँ, जो कि आपको लगता है कि भूल जाएँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ स्टेजिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल एएसए एनेस्थीसिया की क्लासिफ़िकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग का आपके जो लॉगरिदम है वो, या फिर इस तरह का कोई भी आपका आपको लगेगा कि ये मैं जो है ये भूल जाऊँगा, तो उसको जो है आपने लिख के, बना के, या अपने जहाँ पे भी आपका रूम है, जहाँ पर आप हमेशा गुज़रते-फिरते रहते हैं, या तो वॉशरूम के दरवाज़े पे लगा लें, आपका ऑफ़िस है तो ऑफ़िस के टेबल में डाल लें, कोई टेबल है जहाँ पर आप पढ़ते हैं घर में, उसके ऊपर चिपका लें, ठीक है? जो बस आते-जाते आपने उसको बार-बार, बार-बार पढ़ना है, याद नहीं करना, उसको बस पढ़ते रहना है, दोहराते रहना है। ताकि वो इतना आपको याद हो जाए कि जब आपको एग्जामिनर पूछे तो आप उसको टक 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 जवाब दे सकें। इसी तरह से मैंने अल्सर एग्जामिनेशन का जो अपना फॉर्मूला बनाया हुआ था वो लिख के लगाया हुआ था। इसी तरह से स्वेलिंग का जो फॉर्मूला था वो लगाया हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सॉरी, जिसके अंदर माफ़ी नहीं है। इसी तरह से क्लासिफिकेशन एंड ट्रॉमा की वो लिख के लगाई हुई थी, जिनके अंदर आपको माफ़ी नहीं है और वो भूल भी जाती हैं, इधर-उधर हो जाती हैं। इसी तरह से एलिस के एनओई के 8 स्टेप्स हैं, वो लिख के लगाए हुए थे। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगे कि आप भूल सकते हैं, तो वो आपने इस तरह से लिख के लगा लेनी है। सो द एग्ज़ामिनर आस्क्ड मी अबाउट द मैनेजमेंट, सो आई टोल्ड हिम ऑल द ऑन्कोलॉजिकल प्रोटोकॉल्स। और उसके बाद उन्होंने मुझसे उसका फ़ॉलो-अप का भी पूछा, तो वो एनसीसीएल अकॉर्डिंग टू ऑल अबाउट द एनसीसीएल लाइन्स, एनसीसीएल गाइडलाइंस के अंदर जिस तरह उसका फ़ॉलो-अप दिया हुआ है कि 6 मंथली करेंगे, कब 12 मंथली करेंगे, वो अगेन ये मैंने लिखा भी हुआ है और ये आपको इंशाल्लाह ताला अवेलेबल भी होगा। सो दिस इज़ वाज़ ऑल अबाउट माय फर्स्ट टॉक्स, जो कि इनफैक्ट इट वाज़ द लास्ट टॉक्स जो आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह पास्ड। और इसके अंदर जब आई हैव कंपेयर्ड माई सेल्फ विद द प्रीवियस वन, तो मुझे यही फील हुआ कि द बेसिक थिंग जो कि मेरे में चेंज आई, ठीक है, नॉलेज वॉज अ बिट मोर, आई डू एक्सेप्ट इट, बट द बेसिक थिंग वॉज हाउ आई अप्रोच द केस, ठीक है? बहुत सी इसमें भी अगेन आई एम सेइंग कि ऐसे थे जो कि मुझे फर्स्ट गो में एग्जैक्ट जाते ही मुझे नहीं पता था कि ये क्या है,
जैसे मैंने आपको बताया जुवेनाइल ऑसोफैरिंग फिब्रोमा फर्स्ट गो में देखते ही मुझे नहीं पता चला, बिकॉज जो उसका एमआरआई था वो पूरा पूरा कंप्लीटली उसको जो था वो सिर्फ एक आपको पूरा मैच नज़र आ रहा था और कुछ भी उसके अंदर नज़र नहीं आ रहा था. प्रोबेबली द पीपल हु हैव गिवन इट विथ मी, तो दे कैन अप्रिशिएट व्हाट आई एम सेइंग. तो उसके अंदर जस्ट जो चीज़ आपको बचाती है वो आपकी अप्रोच है. और अप्रोच आपने इस तरह बनानी है कि कुछ टिप्स जिस तरह मैंने आपको दिए हैं उनको आपने याद रखना है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह ताला यू विल पास थ्रू इट. इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. ठीक है. ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर. थैंक यू.